नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 10वां भाग है और आर्थिक दर्शन का दूसरा भाग है। आर्थिक दर्शन के पहले भाग में हम लोगों ने पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद के संबंध में एक झलक ली थी, एक ग्लांस लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि एडम स्मिथ पूंजीवाद के समर्थक होते हैं और कहते हैं कि सरकार को अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। मार्केट फोर्स के अनुसार ही अर्थव्यवस्था का संचालन होना चाहिए, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार अर्थव्यवस्था संचालित होनी चाहिए। पूंजीवाद के विरोध में अपने कार्ल मार्क्स आते हैं और एक नई व्यवस्था का जन्म देते हैं, जिन्हें वे साम्यवाद कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पूरी की पूरी संपत्ति को सरकार के हाथों में सौंप देनी चाहिए और निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद से जॉन मेनार्ड किंग्स आते हैं, जो कि पूंजीवाद और साम्यवाद के मिश्रण से एक नई समाजवाद, नई आर्थिक व्यवस्था का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो जो कि समाजवाद के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद के नाम से कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी है। तो आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं, बारी बारी से इनके संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आर्थिक दर्शन के अंदर पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद आता है। पूंजीवाद के विरोध में ये दोनों दर्शन आए हुए थे, ठीक है, ये दोनों दर्शन पूंजीवाद के विरोध में आए हुए थे। आगे चल के हम लोग बारी बारी से इनके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पूंजीवाद के संबंध में देखते हैं इसकी शुरुआती समझ कैसी होती है, समझ डेवलप करते हैं पूंजीवाद के संबंध में, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिज्म कहते हैं। पूंजीवाद जो है एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। ये केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी है, किंतु मूलतः ये आर्थिक व्यवस्था है। मूलतः जो है इसका जो मूल नेचर है वो आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था ये इतनी प्रबल होती है कि वो ऊपर की चीज़ों पर प्रभाव डालने लगती है। इस तरह कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था होगी उसी तरह के उसके ऊपर संस्थान डेवलप होंगे। आर्थिक व्यवस्था केंद्र में होती है, सेंटर में होती है, उसके ऊपर जो भी इंस्टीट्यूशन, संस्थान बनते हैं वो आर्थिक व्यवस्था के अनुसार ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद पूंजीवाद आर्थिक पद्धति है, ऐसा सिद्धांत जिनके केंद्र में पूंजी हो। पूंजीवाद का संबंध औद्योगिक युग से है। इसकी शुरुआत लगभग 1750 एडी से हो चुकी है और लगातार आज फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बाकी की जो भी अर्थव्यवस्था है उसको निरस्त कर दी है, नलीफाई कर दी है, शून्य कर दी है। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है। ये एक छत्र राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। अभी वर्तमान में देखेंगे कि ये इसका एक छत्र राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इतिहास के थोड़ा सा हम लोग पहुंचते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जड़ कहाँ है, उसकी मूल कहाँ है, ठीक है। पूंजीवाद की जड़ों को तलाशे तो हम लोग इसकी जड़ें औद्योगिक युग से मानते हैं। हालांकि वाणिज्यवाद के दौरान ही पूंजीवाद का उदय की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसके मुख्य केंद्र में औद्योगिक क्रांति रहती है। मशीन उत्पादन कर रही है, औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीन उत्पादन कर रही है। मशीनों ने उत्पादन के स्वरूप को बदल दिए हैं। इस तरह हम देखेंगे कि जो पूंजीवाद है औद्योगिक युग से जुड़ा हुआ वाद है। पूंजीवाद के अपने कुछ फिक्स चरित्र होते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग अब इसकी शुरुआत को देखें तो 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग की खोज होने लगी थी। समुद्री मार्ग की खोज होने पर पूंजीवाद संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल रूप लेने लगा था। 1750 एडी के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और ये 1850 एडी तक जबरदस्त रूप से आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। इस परिवर्तन के केंद्र में मशीनें रही है। 1750 एडी में एडम स्मिथ आते हैं और 1776 में इनकी एक पुस्तक आती है, द वेल्थ ऑफ नेशन, राज्य की संपत्ति आती है, जिसमें अहस्तक्षेप, लेसेस फेयर की नीति अपनाने को कहते हैं, यानी कि राज्य को आर्थिक व्यापारिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से जोड़ दिया गया, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ें उगती हैं वो ये विकास करती है, बिना हस्तक्षेप के उगती हैं। अगर प्रकृति में हम लोग अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वृद्धि तीव्र नहीं होगी, रुक जाएगी, और अगर हस्तक्षेप करते हैं तो वृद्धि बाधित होगी, उसकी गति भी रुक जाएगी। अगर अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं तो जो भी प्रकृति में जो चीज़ों का विकास होता है वो तीव्र गति से होगा, नेचुरल ढंग से होगा, यानी कि प्राकृतिक ढंग से होगा।
इसलिए राज्य व्यापारिक क्षेत्रों को मुक्त छोड़ दे। इसलिए राज्य चाहता है कि व्यापारिक क्षेत्रों को मुक्त छोड़ दे। ऐसा करने से उत्पादन अधिक होगा और जो उत्पादित वस्तुएं होगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति से क्या होगा कि उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ने से क्या हो जाएगा, ढेर सारी वस्तुएं हो जाएगी तो वस्तुओं का दाम गिर जाएगा और इसे ही कहा जाएगा वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, परंतु अहस्तक्षेप की नीति ने पूंजीवाद व्यवस्था को जन्म दिया था। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब क्या करेगा कि खुली प्रतियोगिता छोड़ देगा कि कीमत, उद्योग, मजदूरी जो भी बेचना होगा वो स्वतंत्र रूप से होगा। राज्य उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इन चीज़ों का निर्धारण नहीं करेगा। जो बाजार है प्राकृतिक रूप से डेवलप होगा, यानी कि बाजार शक्तियाँ अपने आप काम करती है। बाजार कीमतें स्वयं निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र शक्तियों के अनुसार कीमतें निर्धारित होगी। अब हम लोग जो अभी उदारीकरण की बात करते हैं, एलपीजी जो 1990 के दौरान आता है, लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण, जो पूंजीवाद के सिद्धांत ही काम करता है, यानी कि मार्केट फोर्स के अनुसार ही काम करता है, यानी कि खुले बाजार की नीति पर काम करता है, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपटीशन वाला जो मार्केट है उस पर काम करता है। जो 1990 का दौर रहा है उसे हम लोग नो एडम स्मिथ की दौर को कह सकते हैं। एडम स्मिथ तो 1750 के दौरान थे, लेकिन जैसे ही उदारीकरण आता है उसे हम लोग नो एडम स्मिथ का दौर कहा जा सकता है। पूंजीवाद को अगर कार्ल मार्क्स की भाषा में समझे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि पूंजीवाद क्या होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि पूंजीवाद शब्द इनके बाद प्रचलित हुआ, यानी कि कार्ल मार्क्स के बाद प्रचलित हुआ। जो पूंजीपति या उद्योगपति हैं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं मजदूरों के माध्यम से। यहाँ पर एक्स मजदूर के रूप में हैं जो कि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो ये अपने पूंजीपति उद्योगपति है बाजार में बेचते हैं। मान लिया कि वाई पूंजीपति है और एक्स मजदूर है। वाई 100 रुपये में जो वस्तु उत्पादित हुई है उसको बेचता है, तो उसके बाद क्या होता है, बेचने के बाद एक्स को मजदूरी उतना ही मिलेगा जिसमें वो जीवित रह सके, यानी कि एक्स को 10 रुपये की मजदूरी देता है जिसमें वो एक्स यानी कि मजदूर अपना जीवन निर्वहन कर सके। एक्स ने 100 रुपये का उत्पादन करके दिया, बदले में वाई ने इसे 10 रुपये दिया, 90 रुपये का लाभ पूंजीपति अपने पास रख लेता है। तो जो ये उद्योगपति हैं या पूंजीपति है ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। यानी कि जो 90 रुपये जो इसने लाभ कमाया उद्योगपति ने, यानी जो सरप्लस है, अधिशेष मूल्य हैं, इसे पूंजीवाद की संज्ञा दी। कार्ल मार्क्स ने इसे पूंजीवाद की संज्ञा दी। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो धन है कुछ लोगों के पास ही एकत्रित या संग्रहित या सेंट्रलाइज्ड होने लगा। आइए थोड़ा सा पूंजीवाद की चारित्रिक विशेषताओं पर नज़र दौड़ाएं। तो इसमें पहला अपना आता है उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व। जबकि जब साम्यवाद और समाजवाद आगे पढ़ेंगे तो उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। यहीं उद्योगपति लोग पूंजी कमाकर लोगों का शोषण करते हैं। इसमें पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों को बदल दीजिए तो सब कुछ बदल दिया जाएगा, यानी कि जो उत्पादन के साधन है उसको बदल दे तो शोषण और शोषित का रूप भी बदल सकता है। दूसरा, बाजार स्वतंत्र होगा। पूंजीवाद में बाजार स्वतंत्र होगा। उत्पादन को बेचने के लिए बाजार चाहिए और मूल्य निर्धारण और वितरण जो भी होगा वो स्वतंत्र होगा। तीसरा होगा पूंजीवादी व्यवस्था का लाभ पर आधारित व्यवस्था है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है लाभ पर आधारित व्यवस्था है, इसलिए यह एक सफल व्यवस्था है। लाभ प्रेरणा का काम करती है, लेकिन जब यह महत्वाकांक्षा में बदल जाती है तो शोषण का रूप ले लेती है। ये प्रेरणा मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार शोषण का रूप ले लेती है। लाभ अधिक होगा तो तकनीकी विकास भी होता चला जाएगा और स्वतंत्र बाजार होगा। स्वतंत्र बाजार होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी मार्केट फोर्स होगा वही प्राइस का निर्धारण करेगा, यानी कि प्रतिस्पर्धी मूल्य बाजार में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि प्राइस गिरेगी और आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग हैं, व्यक्ति हैं, वो चीज़ों का उपभोग कर पाएंगे। लाभ की प्रेरणा पूंजीवादी राष्ट्र को, या ये जो इसके अंदर पूंजीवादी व्यवस्था में जो लाभ की प्रेरणा है पूंजीवादी राष्ट्रों को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना दी और वे विकसित राष्ट्र होते चले गए, जबकि समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्र उतने विकसित नहीं हुए। निजी लाभ या निजी पूंजी के अंतर्गत जमीन, शेयर और सोना अस्तित्व में आने लगा। ये संपत्ति का रूप ले लिया और ये पूंजी आगे चल के लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ाने में मदद की। अभी और देखते हैं। पूंजीवाद के चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता मौजूद होती है। पूरे के पूरे समाज को
अनुबंध, उपभोग, स्वहित के लिए उपयोग, धन संपत्ति के लिए स्वतंत्रता होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता पूंजीवाद का पर्याय बन जाती है। इसमें नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं। जो शोषक वर्ग होता है वो पूंजीपति वर्ग होता है, उसके बाद एक मध्यम वर्ग होता है और तीसरा होता है शोषित वर्ग, जिसे श्रमिक वर्ग कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में तेजी से उभरने वाला वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसके अंतर्गत शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर अपने अस्तित्व में आते हैं। पूंजी बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत सारा मेहनत करेंगे, जोखिम लेंगे, यानी कि क्षमता बढ़ाएंगे। क्षमता बढ़ने से क्या होगा, धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगी तो सामान सस्ती होगी, क्रय शक्ति, इससे क्रय शक्ति में वृद्धि होगा और आर्थिक स्तर बढ़ता हुआ चला जाएगा और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी कि आर्थिक विकास का इंजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो ये वाली हमेशा चलते रहेगा। अब थोड़ी सी आलोचना के बिंदु देख लेते हैं, जिसे क्रिटिसिज्म बोलते हैं। इसमें पहला अपना है, मार्क्सवादी विचारक पूंजीवादी व्यवस्था को अमानवीय व्यवस्था ठहराते हैं और कहते हैं कि यह आर्थिक शोषण पर आधारित एक व्यवस्था है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे शोषक और शोषित वर्ग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि जो शोषक है हमारा शोषित वर्ग का शोषण कर रहा है। लाभ के चक्कर में फंसने वाला व्यक्ति उदारवादी, लाभ के चक्कर जो लाभ के चक्कर में फंस गया व्यक्ति, उसके अंदर से उदारवादी दृष्टिकोण खत्म होने लगता है। जैसे कि यूएसए में एक भ्रष्ट व्यवस्था का जन्म हुआ था, भ्रष्टाचार व्यवस्था का जन्म हुआ था। इसमें धन का वितरण असमान होगा और असमान समाज की स्थापना होगी। यानी कि धन कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह जाएगा, धन कुछ ही लोगों तक सीमित हो जाएगा। यानी कि लोग बहुत कम होंगे लेकिन उनके पास धन ढेर सारा हो जाएगा। जैसे भारत में अभी है 10% लोगों के पास 90% धन है। समाज में हमेशा आक्रोश और असंतोष व्याप्त रहेगा। समाज जो रहेगा अंदर ही अंदर विद्रोह के भाव से जलता भुनता रहेगा, गुस्से का भाव रहेगा और यही गुस्सा आगे चलकर विद्रोह का रूप ले लेगा। कानून व्यवस्था बाधित होती रहेगी। जो आक्रोश और असंतोष है वो अपराध का जन्म देगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उसके ड्रॉबैक के रूप में अपराध को जन्म को हम लोग जान सकते हैं। देखें तो ये जो पूंजीवाद है आर्थिक अपराधी व्यवस्था को जन्म देती है। जो अपराध होता है उसको जन्म देती है, यानी कि अपराध को जन्म देती है। जिनका पेट नहीं भरता है, जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वो आपराधिक गतिविधियों में लग जाते हैं। पूंजीवादी देशों में माफिया गिरोह, आपराधिक गिरोह धीरे धीरे बनने लगते हैं, क्योंकि धन कमाने के लिए गिरोह बनाना जरूरी हो जाता है। धन जो होता है नशे एवं पागलपन का रूप धीरे धीरे ले लेता है पूंजीवादी व्यवस्था में। पूंजीवादी व्यवस्था में जो राजनेता होते हैं वो शासन नहीं करते हैं, राजनेता के बजाय पूंजीपति शासन करते हैं। क्योंकि ये जो पूंजीपति हैं स्टेट यानी राज्य को धन उपलब्ध कराते हैं और अपने अनुसार, अपनी सहूलियत, अपने अनुकूल के अनुसार राजनेताओं से पॉलिसी का निर्माण करवाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में शासन राजनेता के बजाय पूंजीपति करते हैं। पूंजीपति वर्ग यूएसए में इतना प्रभुत्व वर्ग हो गया है कि यूएसए में जो हथियार रखने पर जो प्रतिबंध है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि सभी लोग हथियार रख सकते हैं। यानी कि इससे क्या होगा कि हथियार रखने से समाज में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है। जो हथियार के जो लॉबी या गुट है समाज पर, जो उसका प्रभुत्व है, राजनेताओं पर प्रभुत्व है, वो राजनेताओं को या राज्य को पैसा देकर अपने खिलाफ जो भी हथियारों के खिलाफ जो भी अध्यादेश आता है उसे निरस्त कर देता है। यानी कि एक चीज़ और होता है यूएसए में कि कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो राजनेताओं को पैसे दे देकर वो अपने खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नीतियां नहीं बनने देते हैं और जो सार्वजनिक परिवहन है वो शुरू नहीं होने देते हैं। राज्य एवं जनहित इसमें बिल्कुल शून्य हो जाता है। जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य एवं जनहित जो होता है बिल्कुल शून्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं, मतलब मान के चलिए शून्य हो जाता है। पूंजीपति अपने हित साधते रहते हैं, यानी तंत्र धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगता है। इससे भ्रष्ट नेता और नौकरशाह पैदा लेते हैं। पूंजीवाद ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु पैदा कर रहा है। पैदा करने से क्या हो रहा है कि उपभोग बढ़ रहा है और उपभोग बढ़ने से और उत्पादन बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, उपभोक्ता वर्ग या उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ़ते चली जा रही है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति या समाज बढ़ने के एक स्वरूप को देखें तो बहुत सारे हमारे होर्डिंग्स में देखेंगे विज्ञापन लगा हुआ है या ऐड आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड, ये सभी उपभोक्तावादी समाज का निर्माण कर रहा है।
उपभोक्तावाद सामाजिक असंतोष को जन्म दे देता है, क्योंकि ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जब संकट उत्पन्न हुआ, ये तो रहा मतलब उसके ड्रॉबैक के रूप में, लेकिन जब इस पर भी तो कोई ना कोई, इस पर समय के साथ इस पर में भी तो गिरावट आएगी, इसकी चेहरा भी तो विकृत होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर संकट आया तो किन्स ने कहा कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को बने रहना है तो सोशल वेलफेयर का काम करना पड़ेगा, यानी जन कल्याण का काम करना पड़ेगा। इसके फलस्वरूप वृद्धा पेंशन, विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था, विधवा पेंशन, ये सब सारी चीज़ें मार्केट में आए जो उस पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पे हैं, जिनको लाभ की स्थिति नहीं होती है। आर्थिक महामंदी ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल लेक्चर में। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, सोशल वेलफेयर इन्होंने शुरू किया था। इससे क्या हुआ कि जन कल्याण के शुरू होने से क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आएगी, पैसा आएगा तो वो चीज़ों का खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे उपभोग करेंगे, इससे उत्पादन बढ़ेगा और उद्योग चल पड़ेंगे और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और दौड़ने लगेगी। तो जन कल्याण जो भी है एक तरह से सरकार और पूंजीपति दोनों लोग करते हैं। जैसे कि बिल गेट फाउंडेशन और वॉरेन बफे फाउंडेशन आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एजुकेशन, हेल्थ तथा अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान करते हैं सोशल वेलफेयर के अंतर्गत। भारत सरकार भी CSR सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार ने घोषित किया है कि आप लोग जितने भी पूंजीपति हैं CSR के अंतर्गत जन कल्याण करें, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत सोशल वेलफेयर करें, यानी कि जन कल्याण करें। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, CSR के अंतर्गत क्या होता है कि जितनी भी उद्योगों की कमाई होती है उसका एक निश्चित हिस्सा, कमाई का निश्चित प्रतिशत समाज कल्याण में उपयोग में लाया जाता है। अब ये रही अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था के जस्ट इसके अपोजिट में साम्यवाद आता है, साम्यवादी व्यवस्था, और उसके बाद इन दोनों का पूंजीवाद और साम्यवाद के मिश्रण के फलस्वरूप समाजवाद आता है। तो इसको कल हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में साम्यवाद और समाजवाद का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लेक्चर का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।